हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने जनरेटिव एआई के ऊपर अपना सेशंस पढ़ना स्टार्ट किया है और हम आज अपने उन्हीं सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या-क्या सीखा है। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि जनरेटिव एआई क्या होता है, एलएलएम्स क्या होते हैं और एलएलएम्स हमने अपना खुद का मॉडल बनाना स्टार्ट किया था। आई होप आपको याद है। अगर नहीं याद है, आप पहली बार मेरी वीडियो पर आ रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे प्लेलिस्ट में बाकी सेशंस को भी देख कर आएँ, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँ। तो सबसे पहले हमने एलएलएम मॉडल बनाना स्टार्ट किया था और एलएलएम मॉडल के बनाने की जर्नी में हमने ये डायग्राम देखा था, जो हमारे इधर यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये। हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना डेटा प्रिपरेशन का स्टेप स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा है, जिसको पहले हमने टोकन्स में ब्रेक किया। टोकन्स में ब्रेक करने के लिए हमने बाइट पेयर एन्कोडिंग मेथड यूज़ किया, जिसमें सब वर्ड टोकनाइजेशन एल्गोरिदम यूज़ होता है। बट हम अपने एग्जांपल्स में वर्ड्स को टोकन मान के चलते हैं, जो सो दैट हम इसको इजीली दिखा सकें। बट इन एक्चुअल वर्ड्स आर नॉट इक्वल टू टोकन, सो ये याद रखिएगा। बट हम अपने एग्जांपल्स में जब भी टोकन्स की बात करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल एज ए वर्ड ही दिखाऊंगा, सो दैट आप उसको समझ सकें। बट इन एक्चुअल वो बाइट पेयर एन्कोडिंग से सब वर्ड टोकनाइजेशन के हेल्प से टोकन्स होते हैं, यानी कि उसमें सब वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके। फिर हमने क्या किया, हमने अपने हर एक टोकन को कुछ आईडीज असाइन की और हमने देखा कि इन आईडीज़ को हम कैसे और क्यों वेक्टर एम्बेडिंग या टोकन एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा पिछला सेशन था। सो अब इन चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं कि हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले बात किया था, एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता है, जो कि हमारे एलएलएम का मेन इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ही हमारे एलएलएम्स इतने स्ट्रांगली वर्क करते हैं। हम इसी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को बनाने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में अपने डेटा को इसी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर में ट्रेन करेंगे और हमारा फाइनल एलएलएम मॉडल ट्रेन होके रेडी होगा। अभी हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम अपना इनपुट डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने अपने इनपुट एम्बेडिंग बना लिया है, बट अभी इसमें एक स्टेप बाकी है, जो कि हम आज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें स्लोली मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पोजिशनल एन्कोडिंग समझेंगे और अपकमिंग क्लासेस में हम फिर इसके सारे कंपोनेंट्स, मल्टी हेड अटेंशन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है और इसको कैसे कोड कर सकते हैं। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पर कौन-सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है, कैसे यहाँ पे मॉडल ट्रेन होता है, कैसे कोडिंग करते हैं। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स को हम समझेंगे और इन सबको एक साथ स्टिच करके हम अपना पूरा एलएलएम आर्किटेक्चर बनाएँगे, जिसमें हम अपने डेटा को ट्रेन करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हमने अपने डेटा को कैसे टोकेनाइज़ किया, टोकेनाइज़ करके कैसे हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जैसे हमारे पास, अगर आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल की बात करें, जिसमें हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है, जिसमें हम रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक इनपुट डेटा होता है और उसके साथ-साथ एक लेबल्स होते हैं, राइट? और इस डेटा को ही हम पास करते हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में और ये लर्न होके हमें एक मॉडल देता है, जो कि फ्यूचर में गिवन एक्स वैल्यूज़ के लिए वाई को प्रेडिक्ट करता है। अभी यहाँ पर हमारा जो यूज़ केस हम लेके चले हैं एलएलएम्स के लिए, हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करना है। या अब इस केस में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, बट अब हम उसको कैसे इनपुट और आउटपुट पेयर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, सो दैट हम इसको मशीन लर्निंग मॉडल में या अपने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में भेज सके और ये चीज़ों को सीख सके। हम अपने डेटा को कैसे लेबल कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एक सेंटेंस है, जैसे लिखता हूँ मैं, आई लव मशीन लर्निंग। ओके, मैं मशीन लर्निंग को ओनली एम और एल लिखता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि हमारे जब नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन की बात होगी मॉडल की, तो उसमें क्या होगा, जब मैं आई लिखूंगा तो आई विल एक्सपेक्ट कि लव मेरा आउटपुट हो, राइट? जब मैं आई लिखूंगा, अपना पहला इनपुट दूंगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा लव आउटपुट आए मेरे मॉडल से। जब मैं आई लव लिखूंगा, तो मैं लव की जगह एल ही लिख देता हूं सिर्फ। सो मेरा आउटपुट होना चाहिए मशीन। और जब मैं आई लव मशीन लिखूंगा, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए लर्निंग, राइट? तो इस तरह से हम अपने डेटा को इन अब हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट वाले हमारे इनपुट्स हैं और राइट वाले हमारे
लेबल्स हैं या टारगेट वेरिएबल्स हैं, राइट? जब मेरा इनपुट आई होगा तो मेरा आउटपुट लब होना चाहिए। जब मेरा इनपुट आई लब होगा यानी कि प्रीवियस स्टेप का जो आउटपुट था वो मेरा इनपुट की तरह काम करेगा। सो आई लब मेरा अब आउटपुट होना चाहिए मशीन। अब यहाँ पे जो आउटपुट आया वो मेरे नेक्स्ट स्टेप के लिए या नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मेरा एज ए इनपुट काम करेगा। तो मेरा इनपुट हो गया अब आई लव मशीन, देन मेरा आउटपुट होना चाहिए लर्निंग। सो इसी तरह से हम अपने डेटा को सिंपल अप्रोच से इनपुट और आउटपुट पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, LLMs लर्न टू प्रेडिक्ट वन वर्ड एट अ टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है हमारा, ये सारे हमारे इनपुट हैं हर एक अलग अलग आइटरेशन पर, और जो रेड कलर में है वो हमारा आउटपुट होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने पहले स्टेप में होंगे, पहले आइटरेशन में होंगे, तो हमारे मॉडल को सिर्फ LLM दिखेगा एज एन इनपुट और लर्न होगा उसका आउटपुट। बाकी के फ्यूचर वर्ड्स उसको नहीं दिखेंगे, ये हमारे मार्क्स होंगे। ओके, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूचर वर्ड्स हमारे मॉडल को नहीं दिखेंगे, ये मार्क्स होंगे। ओके, ये हम आगे देखेंगे, बट अभी हमारा फोकस है कि जब मेरा इनपुट LLM है फर्स्ट आइटरेशन में, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए लर्न। जब मेरा अब नेक्स्ट आइटरेशन में ये लर्न मेरा इनपुट बन जाएगा और मेरा इनपुट होगा LLMs लर्न, देन आउटपुट होना चाहिए टू। ऐसे ही नेक्स्ट आइटरेशन में LLMs लर्न टू, मेरा आउटपुट होना चाहिए प्रेडिक्ट। जब मेरा नेक्स्ट आएगा आइटरेशन तो मेरा इनपुट होना चाहिए LLMs लर्न टू प्रेडिक्ट एंड वन शुड बी आउटपुट, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लास्ट में पहुंचेंगे। सो हमारा सारा का सारा इनपुट टोकन ये होगा और हमारा आउटपुट होना चाहिए देन टाइम। सो इसी तरह से हम अपने सारे सेंटेंसेस को इनपुट आउटपुट पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार और देखते हैं एग्जांपल। अगर मेरा इस चीज को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं अपने, अगर मेरा इनपुट लेट्स से मैं 4 वर्ड एक बार में पढ़ता हूं, 1 2 3 4, एक बार में अपने सिस्टम से बोलता हूं कि तुम एक बार में 4 वर्ड्स उठाओ। सो मेरा ये इनपुट होगा, जहां पर मेरा इनपुट वर्ड्स हो सकते हैं 1 2 3 एंड 4, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे आउटपुट क्या हो सकते हैं। मेरा आउटपुट हो सकता है, जब मेरा इनपुट होगा 1 तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए 2, राइट, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड 2 है। देन मेरा जब इनपुट 1 और 2 होगा तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए 3। जब मेरा इनपुट 1 2 3 है तो मेरा आउटपुट होना चाहिए 4, एंड लेट्स से जब मेरा इनपुट 1 2 3 4 है तो मेरा आउटपुट होना चाहिए 5। सो अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो अगर मैं एक बार में 4 वर्ड्स उठाता हूं तो इन 4 वर्ड्स को इनपुट बोल सकता हूं मैं एक साथ, राइट। और अगर मैं इसी को राइट एक विंडो शिफ्ट कर दूं तो यहां से ये मेरा 2 से स्टार्ट होकर ये मेरा आउटपुट होता है, राइट। सो सेम अप्रोच हम यूज करेंगे इनपुट आउटपुट पेयर बनाने के लिए, करेक्ट। और ये जितने वर्ड हमने एक बार में लिए, जैसे यहाँ पर मैंने 4 वर्ड लिया तो इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट साइज या कॉन्टेक्स्ट लेंथ। आपने सुना होगा कॉन्टेक्स्ट साइज या कॉन्टेक्स्ट लेंथ। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट साइज लिया है 4। सो 4 का मतलब है कि मेरा मॉडल एक बार में यहाँ से 4 वर्ड्स को उठाएगा और इस पर ही इनपुट आउटपुट पेयर प्रिपेयर करेगा कि जब ये मतलब एक बार में 4 वर्ड्स को लेकर ही प्रेडिक्शन कर सकता है, 5वां वर्ड ये नहीं लेगा। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट साइज इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम कोड में देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। सो ये मेरा जुपिटर नोटबुक है वंस अगेन। सो आई एम टेकिंग द सेम स्टोरी बुक द वर्डिक्ट, जिसको मैंने यहाँ पर रीड किया है और रॉ टेक्स्ट में इसको मैंने सारे स्टोरी को स्टोर कर लिया है। सो ये आपने कई बार देखा है तो ये आप में इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने बीपी टोकनाइजर को यूज करके अपने डेटा को टोकनाइज कर लिया। सो हमने बीपी वाले क्लास में इसको देखा था जब हमने बाइट पेयर एन्कोडिंग पढ़ा था। सो यहाँ पर हमने टिक टोकन लाइब्रेरी यूज किया है और GPT-2 मॉडल को यूज किया है। फिर हमने अपने रॉ डेटा को इसके एनकोड मेथड में पास किया है टोकनाइजर क्लास के, और जिससे कि हमारा एनकोडेड टेक्स्ट आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे हर एक टेक्स्ट के लिए एक ID हमको मिल गई है। लेंथ देख लेते हैं इसमें। तो यानी कि यहाँ पर मैंने इसका लेंथ चेक किया एनकोडेड टेक्स्ट का, तो यहाँ पर आ रहा है 6170। दैट मीन्स कि हमारे इस वोकेबुलरी में टोटल 6170 टोकन्स अवेलेबल हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट साइज मैंने लिया यहाँ पर 4, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में बात किया था, एक बार में हम 4 वर्ड्स को उठाएंगे। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट साइज यहाँ पर मैंने 4 लिया है, जो कि डिसाइड करता है कि मेरा हाउ मेनी वर्ड्स योर मॉडल कैन टेक इन वन गो। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने x को आइटरेट किया अप टू कॉन्टेक्स्ट साइज और y को एक इंडेक्स से मैंने शिफ्ट कर दिया। अगर आप देखें यहाँ पर, सो x और y में यही डिफरेंस है कि जो y है वो x से एक इंडेक्स शिफ्टेड है, और इसको मैंने इजीली दिखाने के लिए आपको प्रिंट भी इसी तरह से किया है।
तो जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर x आता है मेरा 16, 198, 464, 4643 और y आता है मेरा एक विंडो शिफ्ट होकर, स्लाइडिंग विंडो कह सकते हैं आप। सो मेरा जब इनपुट 16 होगा तो मेरा आउटपुट इज 198। जब मेरा इनपुट 16 एंड 198 होगा तो दैट आउटपुट विल बी 464। जब मेरा इनपुट 16, 198 और वो 464 होगा तो मेरा आउटपुट होगा 4643। एंड जब मेरा इनपुट ये चारों होंगे तो मेरा ये आउटपुट ये 4 होगा। यानी कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट आउटपुट पेयर बनाया जिसमें मैंने एक साथ 4 टोकन लिए हैं। और इसका मतलब ये है कि जब मैं इस इनपुट आउटपुट पेयर की बात करूंगा तो इसके अंदर टोटल 4 प्रेडिक्शन टास्क होंगे। पहला प्रेडिक्शन होगा जब मेरा इनपुट 16 आएगा तो आउटपुट 198। दूसरा प्रेडिक्शन होगा इसी इनपुट आउटपुट पेयर में जब मेरा इनपुट 16 एंड 198 होगा तो आउटपुट 464 होगा एंड सो ऑन, राइट। आई होप ये आपको मैं समझा सका और ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम इनपुट और टारगेट में देखने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने बात की। तो इसी इनपुट आउटपुट पेयर को हम लेते हैं और इसको हम इसमें देखते हैं प्रेडिक्शन टास्क कैसे बना सकते हैं। सो हम ये एक फॉर लूप लगाया है मैंने, जिसमें मैंने इनपुट और आउटपुट को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं जब मेरा 16 इनपुट है तो आउटपुट शुड बी 198। जब मेरा 16 और 198 इनपुट है तो मेरा आउटपुट शुड बी 464 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब मैंने कॉन्टेक्स्ट साइज अगर 4 लिया है, यानी कि मेरे इनपुट में 4 वर्ड्स और आउटपुट में भी 4 वर्ड्स हैं, तो मेरे इस इनपुट आउटपुट पेयर में हर इनपुट आउटपुट पेयर में 4 प्रेडिक्शन टास्क हो रहे हैं, राइट। अब इस नंबर से आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो इन नंबर्स को मैंने डिकोड करके एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। सो अगर आप देखेंगे तो सेम चीज को मैंने सेम काम किया है यहाँ पर, सिर्फ इसको मैंने डिकोड कर दिया है आपके इनपुट आईडीज को। सो दैट मेरा यहाँ पर स्टोरी में जब 1 इनपुट है तो द आउटपुट है, जब 1 द इनपुट है तो ईयर आउटपुट है, जब 1 द VER इनपुट है तो मेरा डिक्ट आउटपुट है। अगर आप स्टोरी को देखें फर्स्ट 4 वर्ड्स इस स्टोरी में, तो ये मेरा द 1 द वर्डिक्ट, और ये वर्डिक्ट एक सिंगल टोकन नहीं है। हमारे बाइट पेयर एनकोडर ने क्या किया, इसमें से VER को एक टोकन बनाया है और DICT को एक टोकन बनाया है। ओके, सो जस्ट टू शो यू मोर एग्जांपल्स, मैंने क्या किया, कुछ एक टोकन स्किप कर दिए, फर्स्ट 50 वर्ड्स स्किप कर दिए, तो 51 वर्ड से देखते हैं सेम चीज। तो मेरा जब इनपुट इज सो तो आउटपुट इज इट, जब मेरा इनपुट इज सो इट देन आउटपुट इज वॉज, देन मेरा जब सो इट वॉज इज इनपुट देन आउटपुट इज नो, देन सो इट वॉज नो देन आउटपुट इज ग्रेट। तो इस तरह से मैं अपने इनपुट आउटपुट पेयर को बना सकता हूँ इजीली। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हम ये फॉर लूप लगा के इस तरह से सब कुछ करके कैसे हम इसको अपने इनपुट आउटपुट पेयर को बना सकते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि अगर हम इस तरह से फॉर लूप वगैरह लगाते हैं तो इसमें हमको कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे हम आपने यहाँ पे फॉर लूप लगा के ये सारी चीजें बनाई। ओके, सो जब सबसे पहली बात, जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तो आप इस तरह से फॉर लूप वगैरह लगाएंगे तो आपका ये प्रोसेसिंग टाइम को इंक्रीज करेगा। प्लस दूसरी चीज ये है कि ये आपका, आप इस प्रोसेस को, इस चीजों को यूज करके आप अपने सिस्टम को पैरेललाइज नहीं कर सकते, मतलब आप पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे आपका सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होगा विच वी डू नॉट वांट। हमने ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पे शिफ्ट इसलिए किया था कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकें। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको फेस होंगी। प्लस दूसरी प्रॉब्लम ये होगी, एक प्रॉब्लम आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से फॉर लूप लगा के अगर इनपुट आउटपुट पेयर ये सब बनाता हूँ मैं, तो इसमें आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर अभी मेरे पास 2 डेटा सोर्स हों, ओके, एक डेटा सोर्स ये D1 और दूसरा डेटा सोर्स है D2। तो इसको हम एग्जांपल इजी करने के लिए एक हम मान लेते हैं मेरे पास 2 फोल्डर हैं। एक फोल्डर में मेरे पास इमेजेस हैं कैट की और एक फोल्डर में मेरे पास इमेजेस हैं डॉग की। सो जब हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो हम इन दोनों फोल्डर से हमको डेटा लेना होता है, राइट। जब इन दोनों फोल्डर से हम डेटा लेते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हमें बैच में प्रोसेसिंग करनी है, मान लीजिए, तो मैं चाहता हूं कि 8 इमेज मैं इस फोल्डर से उठाऊं और 8 इमेज इस फोल्डर से उठाऊं और अपने मॉडल को मैं ट्रेन करूं इन इमेजेस के ऊपर, राइट। हर बार मैं 8 इमेज उठाऊं दोनों फोल्डर से। सो मैं चाहता हूं कि दोनों फोल्डर से मेरे पास रैंडम सिलेक्शन हो, सो दैट हर बैच में मेरे पास कुछ इमेजेस इस फोल्डर से भी हों और कुछ इमेजेस इस फोल्डर से भी हों। इट शुड नॉट बी लाइक
कि सारे के सारे इमेज मेरे स्कैट वाले फ़ोल्डर से आ गए और मेरे मॉडल में चले गए। इन दैट केस क्या होगा, मेरा मॉडल बायस हो सकता है, ओके? क्योंकि मैं इसको पहले बार में सारे कैट के इमेज दिखा रहा हूँ, फिर कैट के दिखा रहा हूँ, फिर कैट के दिखा रहा हूँ, फिर डॉग पे जा रहा हूँ और इस तरह से मेरा मॉडल जितनी बार भी आइटरेट करेगा, वो कुछ बायस हो सकता है या ओवरफिट, अंडरफिट की प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जब भी अपने डेटा को बैचेज़ में प्रोसेस करूँ, तो मेरे जितने भी डेटा सोर्सेज़ हैं, सब में से रैंडम सिलेक्शन हो डेटा के ऊपर, सो दैट मेरे हर बैच में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इस तरह की चीज़ भी जब मैं लूप लगाऊँगा, तो उसमें भी क्या होगा कि मेरे जितने भी डेटा सोर्स होंगे, उसमें वन बाय वन एक-एक डेटा सोर्स ही प्रोसेस हो सकता है, या तो मुझे शफलिंग करनी हो सकती है डेटा की। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम इसको बेटर मेथड के साथ अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइटॉर्च का टेंसर कॉन्सेप्ट। और पाइटॉर्च में हमारे पास 2 क्लासेस होते हैं, डेटा सेट और डेटा लोडर क्लास, जिसको यूज़ करके हम ये इनपुट आउटपुट पेयर को कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमारा एक टेंसर इनपुट वाला होगा और दूसरा टेंसर वाई में आउटपुट होगा। इस तरह से हम टेंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग डेटा सेट एंड डेटा लोडर इन अ बेटर वे, सो दैट हम इन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में अवॉइड कर सकें। सो हम फॉर लूप नहीं यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे हम करेंगे डेटा सेट डेटा लोडर को यूज करके। आई होप आपने पाइटॉर्च पढ़ा होगा, पाइटॉर्च में डेटा सेट डेटा लोडर आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास पाइटॉर्च में 2 क्लासेस होते हैं। एक होता है आपका डेटा सेट क्लास, ओके, और दूसरा होता है आपका डेटा लोडर क्लास। डेटा सेट क्लास, डेटा सेट क्लास एंड डेटा लोडर क्लास, ओके। सो 2 क्लास होते हैं मेरे पास, एक डेटा सेट और एक डेटा लोडर, जिसको मैं डीएल लिख देता हूँ जस्ट जल्दी करने के लिए। सो इसमें क्या होगा कि डेटा सेट मेरा होगा जिसके पास मेरे पूरे डेटा का एक्सेस होगा, जो मेरे डेटा को जाके रीड कर सकता है और इनको ये टेंसर्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है, ओके। तो मेरे डेटा सेट के पास मेरे डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा, उसको वो रीड करेगा और इस तरह से ये इसको टेंसर्स में कन्वर्ट कर सकता है। डेटा लोडर क्या करेगा? डेटा लोडर इस डेटा सेट को कॉल कर सकता है और इसको अपने इंडेक्सेस भेज सकता है और इस इंडेक्सेस के बेस पे यहाँ से इंफॉर्मेशन फेच करके ये अपने बैच को प्रिपेयर कर सकता है कि एक बार में मुझे कितने बैचेस प्रोसेस करने हैं। वो यहाँ से एक-एक करके डेटा लोडर डेटा सेट से कॉल करेगा और अपने पास बैचेस बना के फिर इसको हम इन बैचेस को मशीन लर्निंग मॉडल में पास कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सो आई होप आपको डेटा सेट और डेटा लोडर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइडिया हुआ, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। सो डेटा सेट में हम बेसिकली 3 क्लासेस बनाते हैं, जो अभी भी हम देखेंगे जब पाइथन कोड पे स्विच करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू डेटा सेट एंड डेटा लोडर, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट वन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइड, ओके। सो द पहली चीज हमने देखी थी कॉन्टेक्स्ट साइज। सो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट साइज 4 का एग्जांपल लिया है। इसका मतलब ये है कि हम एक बार में अपने सेंटेंस में 4 वर्ड्स को उठा के प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पर हमने इनपुट लिया है इन द हट ऑफ। सो यहाँ मेरा इनपुट पेयर हो गया इन द हट ऑफ, ओके। देन मेरा आउटपुट पेयर क्या होगा इन द हट ऑफ के लिए? द हट ऑफ द, मतलब मैंने एक वर्ड से इसको विंडो को शिफ्ट किया है, तो मुझे अपना आउटपुट मिल रहा है, जो कि होना चाहिए द हर्ट ऑफ द, ओके। सो ये जो मैंने इसको एक पोजीशन से शिफ्ट करके मेरा आउटपुट आया है, इस पोजीशन शिफ्टिंग को बोलते हैं स्ट्राइड, स्ट्राइड साइज, ओके। STRIDE। सो इन केस फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्राइड को 4 कर देता हूं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे 2 चीज समझ में आ गई। एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं मैं। एक होता है कॉन्टेक्स्ट साइज, जो आपको बताएगा कि इस बुक में एक बार में या इस टेक्स्ट में आपको एक बार में कितने वर्ड्स लेके आने हैं, ओके। सो एक बार में मुझे 4 लेके आने हैं, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट साइज इज 4। तो कॉन्टेक्स्ट साइज बताएगा कि मुझे यहाँ पर कितने वर्ड्स को रीड करना है एक बार में। एंड द स्ट्राइड वो बताएगा आपको कि कितने वर्ड से शिफ्ट करने के बाद आपको आपका आउटपुट मिलेगा एक गिवन इनपुट के लिए, या। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई हमारे पास। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स जो स्ट्राइड को आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पर आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं, जहां पर मैंने लिया हुआ है स्ट्राइड एज 1।
सो इसमें क्या होगा, हमारा इनपुट फील्ड एक पोजीशन से मूव करेगा और हमको आउटपुट अपना मिल जाएगा। तो मेरा पहला होगा इन द हार्ट ऑफ, सो इसका आउटपुट होगा द हार्ट ऑफ द। सिमिलरली यहाँ पर जब मेरा 4 मैंने स्ट्राइट साइज लिया है तो मेरा पहला इनपुट होगा इन द हार्ट ऑफ और दूसरा होगा द सिटी स्टूड द। ओके, सो ये चीजें आपको समझनी थी। अब आइए हम अपने इन टेंसर्स को या इन इनपुट आउटपुट पेयर को बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग डेटा लोडर। सो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और जो अभी तक हमने फॉर लूप से किया था वो चीज़ अब हम डेटा लोडर और डेटा सेट क्लास से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 क्लासेस बनाए हैं, एक है मेरा डेटा सेट क्लास और दूसरा है मेरा डेटा लोडर क्लास। सो डेटा सेट क्लास में क्या है, डेटा सेट क्लास में मेरा टोकनाइजर इनिशिएट हुआ है, मैं टोकन्स क्रिएट कर रहा हूँ और फिर इन टोकन्स को मैं इनपुट आउटपुट इनपुट और टारगेट चंक्स में ब्रेक कर रहा हूँ एक एक करके। मेरे कॉन्टेक्स्ट साइज के बेस पे मैं इसको रीड कर रहा हूँ और मैं अपने इनपुट आईडीज और टारगेट आईडीज में अपेंड कर रहा हूँ सो दैट मेरा पूरा वेक्टर एम्बेडिंग रेडी हो जाए। ओके, इनपुट एंड आउटपुट पेयर टेंसर रेडी हो जाए यहाँ पर। और फिर मेरे पास आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है जो लेंथ को डिफाइन करता है, जो सिंपली बताता है कि मेरे इस इनपुट आउटपुट में कितने का लेंथ क्या है। और गेट आइटम जो है ये मेरा मेन यहाँ पर मेथड है, जो इस क्लास में मुझे जब मैं इसमें आईडी पास करूंगा तो इन इनपुट और आउटपुट टारगेट आईडी से इन इनपुट और टारगेट आईडी से मुझे उस इंडेक्स के अगेंस्ट में क्या वैल्यू है यहाँ पर वो फेच करके मैं ले सकता हूँ। और इसी गेट आइटम को यूज करके मैं एक डेटा लोडर क्लास बनाऊंगा, जो इस गेट आइटम में मैं अपनी आईडीज पास करूंगा और जितनी भी आईडीज की जरूरत होगी वो इस आईडी से यहाँ से निकाल के डेटा लोडर मेरा उतने बैचेस बनाएगा। चलिए आज को आगे देखते हैं। अब जब मैं डेटा सेट क्लास बनाता हूँ तो मुझे कुछ वेरिएबल्स पास करने होते हैं, उसमें से एक है टेक्स्ट। सो टेक्स्ट आपको पता है मेरा इनपुट टेक्स्ट है। देन टोकनाइजर, हमने टोकनाइजर ऑलरेडी बात की, टोकनाइजर हमारा यहाँ पर बाइट पेयर इनकोडिंग है। मैक्स लेंथ इज नथिंग बट योर कॉन्टेक्स्ट साइज, कॉन्टेक्स्ट साइज आपको समझ में आ गया होगा एक बार में हम कितने वर्ड्स लेने वाले हैं। और स्ट्राइड साइज आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्राइड क्या होता है, कितने विंडो से हमें स्लाइड करना है। फिर हमने 2 वेरिएबल्स इनिशिएट किए हैं जिसमें हमने एक में इनपुट आईडीज को स्टोर करेंगे, दूसरे में टारगेट आईडीज को स्टोर करेंगे। फिर हमने टोकन आईडीज क्रिएट की हुई है। उसके बाद हमने अब एक लूप लगाया है जिसमें जीरो से जीरो से टोकन आईडी माइनस मैक्सिमम लेंथ तक जा रहे हैं, स्ट्राइड को भी डिफाइन करते हुए। और हम हर एक इनपुट और आउटपुट चंक को क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद इन वैल्यूज को हम इस आईडी और इसमें अपने दोनों वेरिएबल्स में अपेंड कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें अपना फाइनल एम्बेडिंग वेक्टर्स इनपुट और आउटपुट वेक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम अपना डेटा लोडर बना रहे हैं यानी कि अब हमको इसमें से कुछ आईडीज बैच साइज निकालने हैं जिनको प्रोसेस करना है। बैच साइज का मतलब होता है, जैसे एक बार अपने व्हाइट बोर्ड पे फिर से चलते हैं, हो सकता है आपको बैच साइज को फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, शायद मैंने नहीं किया। तो बैच साइज इज नथिंग बट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है। ओके, एक बुक है उसमें कई सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं इस तरह से। अभी आप क्या चाहते हैं, जब आप इस बुक को पढ़ने जाएंगे तो एक बार में सारा बुक नहीं पढ़ेंगे, राइट। जब आपको इस बुक को पढ़ना होगा तो प्रोबेबली आपने इतना बुक पढ़ा, फिर आपने अपने नोट्स को यहाँ पर अपडेट कर लिया, राइट, कि मैंने ये सीखा। फिर आपने इतने पोर्शन को पढ़ा, फिर आपने अपने इस नोट्स को अपडेट कर लिया। फिर आपने इतने पोर्शन को पढ़ा, फिर आपने ये अपने नोट्स को अपडेट कर लिया। इस तरह से आप क्या करते हैं, आप अपने बुक्स को बैचेस में पढ़ते हैं। एक बैच को पढ़ा, फिर अपने नोटबुक को अपडेट किया, फिर दूसरे बैच को पढ़ा, फिर अपने नोटबुक को अपडेट किया। सो सेम वे में हम यहाँ पर जब मशीन लर्निंग मॉडल में अपने डेटा को भेजते हैं तो एक साथ सारा डेटा प्रोसेस ना करके हम क्या करते हैं, बैचेस में भेजते हैं। तो एक बार में हम अपने सिस्टम को बताते हैं कि तुम इतने पोर्शन को पढ़ना, फिर अपने पैरामीटर्स को, जो कि हमारा यहाँ पे नोटबुक के इक्विवेलेंट है, कि यहाँ पर हमारा मॉडल का पैरामीटर्स जो होगा उसको अपडेट कर लेना। फिर दूसरा बैच को पढ़ना, फिर अपने इन पैरामीटर्स को अकॉर्डिंगली अपडेट एडजस्ट कर लेना। ओके, सो यही चीज हम करना चाहते हैं अपने मॉडल में। सो हम अपने पूरे डेटा को एक साथ ना भेज के बैचेस में भेजेंगे और यही हमारा बैच साइज है। तो यहाँ पर हम बैच साइज का मतलब, अगर मैं बोलता हूँ 4 बैच साइज 4, इसका मतलब हम 4 इनपुट आउटपुट पेयर की बात कर रहे हैं, 4x। ओके, जो हमारा यहाँ पर हमने देखा, जस्ट लेट मी गो साइड।
जो ये हमने देखा, अगर यहाँ पर आप देखो तो पहला इनपुट है मेरा x, दूसरा इनपुट है ये, तीसरा इनपुट है ये, फिर मेरा यहाँ पे पहला आउटपुट है ये, दूसरा आउटपुट है ये, तीसरा आउटपुट है ये। तो यहाँ पर मेरे 3-3 इनपुट एंड आउटपुट पेयर है, तो मेरा बैच साइज़ यहाँ पर क्या है 3 है, अगर मैं इसको जस्ट एन एग्ज़ाम्पल लूँ तो, ओके? यानी कि मैं इसको 3 इनपुट और 3 आउटपुट पेयर एक बार में पास करने की बात कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बैच साइज़ होता है। ओके, आई होप बैच साइज़ इज़ क्लियर नाउ। सो अब बात करते हैं डेटा लोडर क्लास कैसे बनाएंगे हम। सो इसमें हमारा इनपुट आएगा टेक्स्ट, बैच साइज यहाँ पर मैंने 4 लिया है, मतलब 4-4 इनपुट पेयर के 4-4 पेयर हम लेके चलेंगे। बैच साइज मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट साइज हमने थोड़ा बड़ा लिया है 256। कॉन्टेक्स्ट साइज आपको पता हो गया। अब स्ट्राइड आपको समझ में आ गया क्या होता है। शफल मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमें अपने डेटा में शफल करना है। देन ड्रॉप लास्ट इज इक्वल टू ट्रू। सो यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि मैंने अपना जो लूप चलाया है यहाँ पर, ये मेरा लूप 0 से लेके लेंथ ऑफ टोकन आईडी माइनस मैक्सिमम लेंथ है। क्यों ऐसा? इसलिए कि जैसे मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने लास्ट एंड टेक्स्ट तक नहीं चलाया। जैसे मान लेते हैं मेरा एक टेक्स्ट है ये, ओके, मेरा ये एक टेक्स्ट है इस तरह से। अब मैं इस टेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दो दो वर्ड्स एक बार में उठाऊं। मैंने एक बार ये उठाया, फिर अगली बार ये उठाया, फिर अगली बार ये उठाया। अब लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ, मेरा एक वर्ड बच गया जिसका पेयर नहीं बन रहा है। सो दैट्स व्हाट मैं चाहता हूँ, ये इग्नोर हो जाए, ये मेरे मॉडल को बिगाड़े नहीं। ओके, बिकॉज हम सारी चीज़ें वेक्टर और टेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हर वेक्टर और टेंसर का साइज सेम रहे। तो ये जो लास्ट में एक वर्ड बच गया, ये मुझे पेयर बना के नहीं दे रहा है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। जब मैं बहुत सारे वर्ड्स डेटा की बात करता हूँ तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस होंगे, मिलियंस ट्रिलियंस में। तो अगर लास्ट में मैंने कुछ छोड़ भी दिए तो उससे मेरे मॉडल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसीलिए मैंने लूप चलाया है माइनस मैक्सिमम लेंथ तक, सो दैट इस तरह की सिचुएशन अवॉइड हो सके। और फिर इसको मैंने जब ड्रॉप कर दिया, इसको यूज नहीं किया है, तो इसको यूज नहीं करना है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ ड्रॉप लास्ट इज इक्वल टू ट्रू। ओके, देन नंबर ऑफ वर्कर्स, इट विल डिसाइड हाउ मेनी वर्कर्स यू वांट। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स मालूम हो गए। फिर यहाँ पर हमने अगेन टोकेनाइजर यूज किया है, फिर हमने अपने डेटा सेट क्लास को कॉल किया है यहाँ पर, और डेटा लोडर बनाया है। तो ये क्या करेगा, मेरा इस डेटा सेट क्लास को कॉल करेगा, यहाँ से एक एक आईडीज को पास करके ये अपने वहां से बैचेस को लेके आएगा, सॉरी वेक्टर्स को लेके आएगा, और मेरे लिए बैच क्रिएट कर देगा। लेट्स सी इसको कैसे यूज करते हैं हम। एक बैच के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो अपने मैंने यहाँ पर आप देखेंगे डेटा लोडर क्लास में मैंने रॉ टेक्स्ट पास किया है, जिसमें मेरा इनपुट वेरिएबल है, डेटा है, स्टोरी द वर्डिक्ट वाली, बैच साइज 1 है, मैक्सिमम लेंथ मैंने यहाँ पे 4 लिया है, दैट इज माय कॉन्टेक्स्ट लेंथ। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स दिखेंगे आपको एक बार में। स्ट्राइड को 1 लिया है, सफल को अभी मैंने फॉल्स रखा है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये दिखाता है आपका। सो ये देखिए आपका पहला इनपुट आउटपुट पेयर तैयार है, जिसमें पहला इनपुट आपका ये है और आउटपुट आपके अगेंस्ट में ये है। ओके, अब अगर इसको हम बैच साइज को 8 करते हैं, एंड सॉरी ये एंड होना चाहिए, आई विल मेक इट एंड। तो अगर हम इसी चीज को बैच साइज 8 और स्ट्राइड 4 के लिए क्रिएट करें, सो ये हमारा कुछ इस तरह से इनपुट आउटपुट पेयर हमारा बन के तैयार है, जिसमें हमारे ये 8 इनपुट्स हैं, 4-4 वर्ड्स ईच, और हर एक अगेंस्ट में, पहले एक्स के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं पहला वाई मेरा ये है, दूसरे एक्स के अगेंस्ट में मेरा दूसरा वाई ये है, एंड सो ऑन। सो ये 8 वेरिएबल्स का इनपुट और आउटपुट बनाने में मैं सक्सेसफुली कामयाब रहा, और यही हमारी ज़रूरत थी। तो मेरे पास अब इनपुट और टारगेट वेरिएबल्स दोनों हैं। मैंने अपने रॉ टेक्स्ट को नंबर्स में भी कन्वर्ट कर लिया है, और इन नंबर्स को कैसे हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे वो भी हमने सीख लिया है। सो हमारा जो फाइनल डेटा होगा, जो प्रिपेयर्ड डेटा होगा, जो मॉडल में जाने के लिए रेडी है, वो इस 16 की जगह या इस 198 की जगह क्या होगा, हमारा एक वेक्टर होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा। तो इस 16 की जगह एक नंबर ऑफ वेक्टर होगा। अगर मैं उसकी डायमेंशन लेता हूँ 768, सो ये मेरा 16 की जगह यहाँ पर 768 डायमेंशन का एक वेक्टर होगा, 198 की जगह 768 डायमेंशन का एक वेक्टर होगा, एंड सो ऑन। सो जो आपका फाइनल डेटा होगा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जिसमें एक्स पेयर इस तरह से होगा। ओके, सेम चीज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, नंबर्स नहीं लिख रहा। तो ये 16 की जगह यहाँ पर मुझे 768 डायमेंशन का एक वेक्टर यहाँ पर मिलेगा, और इसी तरह से मेरे पास हर एक
ये थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करना आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये मेरा हर एक नंबर 768 नंबर से रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह से मेरा एक मैट्रिक्स या टेंसर आप कह सकते हैं रेडी हो जाएगा, जिसको हम आगे डेटा में फीड करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इनपुट और टारगेट पेयर कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आया, डेटा सेट, डेटा लोडर समझ में आया। इसको आप थोड़ा-सा रिवाइज़ करिए अगर नहीं समझ में आया। अब हम आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं हम कहाँ पहुँच चुके हैं अपने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो हम अपने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये पोजिशनल एन्कोडिंग कैसे की जाती है, क्या होती है, कैसे की जाती है, क्या ज़रूरत है, एंड देन स्लोली वी विल मूव फॉरवर्ड अहेड। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।